दो विषय हैं, तो शायद ये मिसप्रिंटिंग हुई है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के साथ में सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना एक भयानक षड्यंत्र। एससी और एसटी की जाति जनगणना होती है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होती है, एससी और एसटी की होती है। ये मैंडेटरी है सरकार के द्वारा, ये सरकार को करना पड़ता है। इसके लिए बाकायदा एससी और एसटी के नाम पर भारत सरकार को बजट एलोकेट करना पड़ता है। ये बात अलग है कि उनके डेवलपमेंट के लिए वो बजट खर्चा नहीं करते हैं। एससी और एसटी के विकास के लिए जो निधि बजट में प्रावधान किया जाता है, उसको वो दूसरे पदों में इधर उधर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आज भी लगभग 70-75 साल के बाद भी एससी और एसटी की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, इसके लिए पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों की सरकारों ने इस मुद्दे को लेकर के विधानसभाओं में हंगामा खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने भी ये मुद्दा उठाया। बिहार राज्य के अंदर में नीतीश कुमार जी की सरकार है, वहां पर अपने सहयोगी दल को लेकर के साथ में अभी जाति जनगणना का काम राज्य स्तर पर चल रहा है। ये बात अलग है कि वो केवल चुनावी मुद्दा उन्होंने बना के रखा है, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है। राज्य के लोग भी करवा सकते हैं, अगर चाहे तो अपने राज्य में कानून बना करके उनको हिस्सेदारी दिया जा सकता है। सही तरीके से आंकड़ा इकट्ठा करके, जो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, अब शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी ओबीसी के हैं, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना मध्य प्रदेश में करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, उनको हिस्सेदारी दे सकते हैं। राज्य सरकार का अपना बजट होता है। अरे सर जी आए हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, नरेंद्र मोदी जी। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया हुआ है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, तो शिवराज सिंह चौहान कैसे करवा लेंगे? ये ओबीसी की जाति जनगणना का जो मुद्दा है कोई साधारण मुद्दा नहीं है। ये शासक जातियों के लिए जानलेवा हो सकता है। कितना टाइम लगेगा? इस मुद्दे को लेकर के हत्याएं हो सकती हैं। जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी, साधारण मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि जो दूसरे के हिस्से पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जब ये जानकारी उनको होगी कि हमारी संख्या, हमारी ताकत कितनी है, और शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारे हिस्से पर इतने दिनों से इन लोगों ने डाका डाल के रखा हुआ है, तो सबको चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो उनकी सरकारें नहीं बनेगी। जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, समाजवादी, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अगर सरकार उनकी जनगणना करवा करके जानकारी सार्वजनिक कर देगी कि ओबीसी की पिछड़े लोगों की ये संख्या है, तो ये धरती का बंटवारे की बात है। संविधान कहता है कि लोक संख्या के अनुपात में सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन की बात है, हिस्सेदारी की बात है। मगर ये संविधान द्रोही वाले जो लोग बैठे हैं, संविधान पर एक अक्षर भी अमल नहीं करते हैं, ये उनके लिए खतरा है। ये आज का मुद्दा नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मोहम्मद मेहसान साहब को, 2001 से ये मुद्दा उन्होंने टेकअप किया।
संस्था नाम से। और 2011 में जब जनगणना की बात आई तो इस मुद्दे को उन्होंने दुश्मनों के द्वारा डाइवर्ट किया गया। अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को भ्रमित करने का काम किया और अन्ना का गन्ना चूस करके उसके मुंह में फेंक के मार दिया। मगर जो सच्ची लड़ाई थी, जो किसान जातियों की लड़ाई थी, अधिकारों की, हिस्सेदारी की, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। मेधा पाटेकर जो अन्ना के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थी, वो गवर्नर बन गई। कुछ गवैये लोग भी थे उसमें, गायकार थे, वो सांसद बन गए। मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या मिला? पिछड़े वर्ग की जनगणना के मुद्दे को लेकर के भारत के इतिहास में पहली बार 3 दिन तक पार्लियामेंट को बंद किया गया। इससे पहले पिछड़े वर्ग के मुद्दे को लेकर के भारत की पार्लियामेंट बंद हुई हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, गोपीनाथ मुंडे जी जो सांसद हुए महाराष्ट्र से, वो चुनकर के दिल्ली गए और जब उन लोगों को इस बारे में समझाया, बताया गया संगठन के माध्यम से कि आप अंदर हो, बाहर में इस्लाम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 सितंबर 2011 में जब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जनगणना का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर जब बहुत विशाल रूप धारण किया, तो गोपीनाथ मुंडे जी को भी समझाने का काम किया लोगों ने। तो उस समय गोपीनाथ मुंडे जी ने और तमाम बैकवर्ड कास्ट के लोगों को जब बुलाया इस्लाम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम में, जिसमें कैप्टन राणेंद्र सोही साहब थे, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उड़ीसा से, वो जातीय जनगणना के मुद्दे के रूप में हुकम सिंह देशराजन लोधी जी थे, लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलीगढ़ के रहने वाले। शरद यादव जी मौजूद थे उसमें, जो आज दुनिया में नहीं है। रामविलास पासवान जी भी उस समय मौजूद थे, जो आज वो भी दुनिया में नहीं है। इंदिरा सिंह सैनी साहब भी मौजूद थे। तमाम पिछड़े सत्ताज मलिक से लेकर के तमाम बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, जो सामाजिक संगठन को लीड करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों को वहां बुलाया। रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे और वहां पर जो रामविलास पासवान जी का जो स्पीच हुआ आज के रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा हम धन्यवाद देते हैं, इस्लाम साहब को सलाम करते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों के मुखिया हैं, मगर एक राष्ट्रीय पटल पर एक मुद्दे को लेकर के हम सभी लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। इसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम आपके साथ देंगे। ये बात अलग है कि वो मौसम विज्ञानी थे, वो जिधर सरकार बनती थी वो हमेशा सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे, मगर चुप हो गए बाद में। साथियों, गोपीनाथ मुंडे जी का आपको आश्चर्य लगेगा, 19 मिनट का संसद में भाषण है ओबीसी जनगणना को लेकर के, और दूसरे तीसरे दिन के बाद में ही गोपीनाथ मुंडे की हत्या करवाने का काम भाजपा के लोगों ने किया। रोड एक्सीडेंट दिखा करके उनका काम तमाम किया गया। इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में बवाल हुआ और इसको शांत करने के लिए बाद में फिर उनकी बेटी को सांसद बनाया गया। प्रचार में जो उस षड्यंत्र में शामिल नेता लोग थे उसमें शामिल नहीं हुए। प्रचार के अंदर में लोगों ने जूता फेंक के मारा उनके ऊपर में, इतिहास इस बात का नहीं। तो ये ओबीसी का मुद्दा कोई साधारण मुद्दा नहीं है, जाति जनगणना का बहुत भयानक मामला है साथियों।
जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके लिए भी ये साधारण मुद्दा नहीं है। इस तरीके से आश्चर्य की बात है कि संगठन शक्ति, जनशक्ति के बगैर हम लोग ये बड़ा काम करवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए संगठित शक्ति जरूरी है। बार बार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं को कहते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को कहते हैं, चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर। विधानसभा लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं, मगर बूथ लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे विधानसभा में तो आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, आप अपना बूथ तैयार करो, बस केवल बूथ लड़िए। विधानसभा में 300, 350, 400 जो बूथ है, हर बूथ पर आपका कार्यकर्ता होना चाहिए, हर बूथ तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बूथ लड़ो, विधानसभा तो ऑटोमेटिक जीत जाओगे। अभी से आज यहां से जाने के बाद में हर एक कार्यकर्ता के पास से अपनी विधानसभा की, जो जिस विधानसभा से ताल्लुक रखता है, उसके विधानसभा के सारे बूथों की लिस्ट 5-6 पेज की, 7 पेज की, 8 पेज की, 10 पेज की ज्यादा नहीं होती है। वो बूथ का नंबर क्या है, नंबर 1, वो कौन से मतदान केंद्र पर बना हुआ है। मतदान केंद्र अलग होता है और बूथ अलग होता है। एक मतदान केंद्र पर जो विद्यालय, वहां पर कम से कम 1 बूथ, 2 बूथ, 3 बूथ, 4 बूथ, 5 बूथ, 6, 7, 8 बूथ होते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी इंटर जहाँ संख्या पर अधिक है, 8, 10 बूथ होते हैं एक मतदान केंद्र पर। तो वो बूथ 1 से लेकर के 10 तक कौन से मतदान केंद्र पर है, वो नाम के साथ निकलती है। हर एक बूथ पर आपको अपने आदमी को तैयार करना है, सोशल नेटवर्किंग उसके अंदर में डालनी है। हर उस बूथ पर रहने वाली हर एक जाति का आदमी उसके अंदर में होना चाहिए। बूथ खड़ा करना है हम लोगों को, बूथ लड़ना है। साथियों, इन लोगों के मुंह से अहिंसा की बात निकलती है और ये हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा आसान नहीं है। ये जो महात्मा कहलाते हैं अपने आप को, आपने अभी हमारे मुस्लिम साथी यहाँ से गए बोल करके बताया कि गांधी जी के बारे में लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता हैं, 2 राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है अक्सर करके, ये अहिंसा के पुजारी थे, बहुत भगत आदमी थे, महात्मा थे। मगर गांधी जी के अंदर में कौन सा शैतान बैठा हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं था। तो एकदम से एकाएक निकल के आ गए। वह हिंसा के पुजारी गांधी जी के अंदर में जो शैतान था, उसने कहा कि अपने हिंसा करो, क्विट इंडिया, करो या मरो, कुछ भी करो, अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा। 9 अगस्त 1942 को ये नारा उन्होंने दिया। देश में बहुत भयानक हिंसा हुई, लेकिन किताबों में क्या पढ़ाया जाता है गांधी जी के बारे में? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, न ढाल उठाई न तलवार चलाई, वो देश को यूं ही आजादी दिलाई। एकदम झूठ पढ़ाया जाता है। हिंसा करने का आदेश गांधी जी ने दिया है। बहुत भयंकर हिंसा हुई। और साथियों, इस तरीके से अभी बीजेपी ने 14 का चुनाव जीतने के बाद में आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, साइनिंग इंडिया, ऐसा नारा दिया ना। मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया। अभी तो वो इंडिया का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, उसका भी बदलना चाह रहे हैं। साथियों, ये इनका जो दोहरा चरित्र है, वो देश के ही संविधान को नहीं मानते हैं। मैंने पिछले सत्र में भी कहा, ये देशद्रोही लोग हैं जो संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पर जलवाने का काम कर सकते हैं,
संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है? ये बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं ना, आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? संविधान समीक्षा के नाम पर जो नया संविधान मनुस्मृति के नाम पर जो नया संविधान बनाने का काम कर रहे हैं, तैयार करके रखा हुआ है, तो ये संविधान द्रोही लोग नहीं है, देशद्रोही लोग नहीं है। तो इसलिए साथियों, अभी आपने देखा होगा G20 के नाम पर विश्व स्तरीय लोग भारत में आए हुए हैं और वो अहिंसा की पुजारी के जो वहां पर क्या बोलते हैं उसको, राजघाट पर उसकी समाधि बनी हुई है, गांधी जी के समाधि पर जो है वहां पर लेकर के नरेंद्र मोदी जी उन विश्व स्तरीय नेताओं को लेकर के गए। बोले ये महात्मा आदमी है, इसने हमको आजादी दिलाई, गांधी जी के बारे। और वो साउथ अफ्रीका के भी राष्ट्रपति को लेकर के भी गए। बड़े आश्चर्य की बात है, मगर गांधी जी के बारे में साउथ अफ्रीका के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी कितने अहिंसा के पुजारी थे। वो नोबेल पुरस्कार शांति के नाम पर देने की बात भी उनको पता था गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी का रिश्ता साउथ अफ्रीका से बहुत पुराना रिश्ता था। नस्लीय भेदभाव करते थे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाले गांधी जी थे, और वो पुरस्कार उन्होंने नहीं दिया। जहां ले